Good morning, everyone, and let's continue with chemical bonding. Today we'll start with lattice enthalpy. So lattice enthalpy की definition क्या होगी? So the energy required to break 1 mole of a lattice in its individual ions. अब ions कौन से रहते हैं? Cation and anion. Cation and anion in gaseous state. वो कौन से स्टेट में रहना चाहिए? तो गैसियस स्टेट में रहना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोगों के पास एक ए बी मॉलिक्यूल है, ये हम लोगों ने बाय द वे बॉन हेबर साइकिल में भी देख लिया था. ठीक है, तो इफ वी हैव ए बी इन सॉलिड फॉर्म एंड उसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ. अब ब्रेक करने के बाद यस, हाइड्रोजन एंथैल्पी का एक ही हम लोगों को एप्लीकेशन वो देखना था. अब ब्रेक करने के बाद मुझे मिलेगा ए प्लस. याद रखो, हमेशा पहला वाला जो रहता है वो कटायन रहता है, एंड दूसरा मुझे मिलेगा बी माइनस, जो कि गैसियस फॉर्म है. तो इसे हम लोग बोलते हैं गाइस लैटिस एंथैल्पी. इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लैटिस एंथैल्पी. ठीक है, तो इस लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली निकाल पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं निकाल पाते. तो हम लोग क्या करते हैं, इस लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू हम लोग इनडायरेक्टली निकालते हैं. एंड इनडायरेक्टली हम लोग कैसे निकाल पाएंगे? तो इनडायरेक्टली हम लोग बॉर्न हेबर साइकिल को यूज करके इसे निकालते हैं. कोई शक? ओके, तो गाइस अब देखो, ये रहती है लैटिस एंथैल्पी. एंड अभी हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी. ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी. ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी में सबसे पहला फैक्टर जो आने वाला है वो है चार्ज ऑन आयंस. चार्ज ऑन आयंस. ठीक है, अब मुझे बताओ गाइस, अगर चार्ज बहुत ज्यादा होगा तो लैटिस जो बनेगा वो बहुत स्ट्रांग बनेगा या बहुत वीक बनेगा? चार्ज अगर बहुत ज्यादा होगा तो लैटिस जो बनेगा वो बहुत स्ट्रांग बनेगा या बहुत वीक बनेगा? ऑब्वियस है. इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर चार्ज ऑन आयन इज हाई, देन lattice form is also very strong and the energy required to break that lattice will increase. So lattice enthalpy is directly proportional to charge on ion. Is directly proportional to charge on ions. ठीक है, अब इसके एग्जांपल बताता हूँ तुम लोगों को कुछ एग्जांपल. NaCl, MgO एंड AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड. ठीक है, ये तीन मैंने एग्जांपल दिए. अब इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लैटिस कौन बनाएगा? इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लैटिस कौन बनाएगा वो हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? तो देखो गाइस, इन केस ऑफ NaCl, charge on NaCl is +1 and -1. Magnesium is +2 and -2. Aluminium is +3 and -3. Now you tell me which one will form very strong lattice? Which one will form very strong lattice? तो ऑब्वियस है, तुम लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा दैट AlN +3 - 3 इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा एंड हेंस इसका लैटिस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा. एंड बिकॉज ऑफ विच इसकी लैटिस एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा होगी. इसका लैटिस ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगने वाली है. कोई शक? सिमिलरली अगर और एक एग्जांपल लूं, Na2O, MgO, Al2O3. अब गाइस यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे क्या होगा? इसका किसका लैटिस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा? इसका लैटिस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा. तो अगेन सोडियम, यहाँ पे तुम लोगों को ऑक्सीजन देखने की जरूरत ही नहीं है. सोडियम +1, मैग्नीशियम +2 एंड एल्यूमिनियम +3. ऑक्सीजन जो है वो तो -2 ही रहने वाला है, तो उसे देखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं. तुम लोग सिर्फ सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो डिफरेंट आयन है उसे ही देखोगे. ठीक है, अब यहाँ पे भी वापस +3 वाला सबसे ज्यादा, तो Al2O3 विल फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट लैटिस. समझ में आ रहा है? तो देखो गाइस, ये क्लियर है क्या? ओके, नाउ लैटिस एंथैल्पी में सेकंड पॉइंट जो है वो आता है डिस्टेंस बिटवीन आयंस. डिस्टेंस बिटवीन आयंस. ठीक है, तो गाइस डिस्टेंस बिटवीन आयंस में मुझे बताओ
अगर दो आयंस बहुत नजदीक है तो उनका लैडिस स्ट्रांग बनेगा, या दो आयंस बहुत दूर है तब इनका लैडिस बहुत स्ट्रांग बनेगा। तुम लोग डायग्रामेटिकली मुझे बता दो। अगर आयंस इससे छोटे छोटे हैं और बहुत नजदीक है तो स्ट्रांग लैडिस बनेगा, या आयंस इससे बड़े बड़े हैं तो लैडिस स्ट्रांग बनेगा। बताओ। तुम लोगों को पता है हम लोग सीमेंट के अंदर भी रेती ऐड करते हैं। रेती क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाए। तो जब डिस्टेंस कम होता है ना तो स्ट्रक्चर जो बनता है वो बहुत ही स्ट्रांग बनता है, याद रखना। ठीक है। तो अगेन ओवर हियर लैडिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये समझ में आ रहा है ना? अभी हम लोगों ने हाइड्रेशन एंथैल्पी देखा था वैसा ही लॉजिक है कुछ। तो लैडिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन आयंस। ठीक है। लैडिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन आयंस। ये हम लोगों का सेकंड पॉइंट है। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल लेने जाऊँ तो एग्जांपल क्या बनेंगे? एग्जांपल्स NaF, NaCl, NaBr एंड NaI। बताओ विच वन विल फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट लैडिस? सबसे स्ट्रॉन्ग लैडिस किसका होगा? NaF, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो NaF का लैडिस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा एंड NaI का लैडिस सबसे वीक होगा। ठीक है। सिमिलरली LiF, NaF, KF, RBF एंड CSF, which one will form strongest ladies? इसका लैडिस यहाँ पे सबसे स्ट्रांग होगा, LiF का। गाइस साइज देखनी है, सबको समझ में आ रहा है? तुम लोग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम में लिथियम की साइज सबसे छोटी है, इसलिए लिथियम सबसे स्ट्रांग लैडिस बनाएगा। उतना ही तुम लोगों को लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, नथिंग एल्स। ठीक है। तो लैडिस एंथैल्पी में किसी को कुछ भी डाउट? लैडिस एंथैल्पी में किसी को कुछ डाउट? यहाँ पे तुम लोग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम एंड सीजियम, इनकी साइज देखोगे। ओके गाइस, याद रखो ये हम लोगों को कैसे पता? तो अगेन जब कटायन और अनायन की साइज बहुत छोटी रहती है, कटायन और अनायन की साइज जब बहुत छोटी रहती है तो होगा क्या? इनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस है। कम डिस्टेंस मतलब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड जब कटायन और अनायन की साइज बहुत बड़ी रहती है तो इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्शन कम होता है। इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखो, अगर मेरे पास एक बड़ी सी पेंसिल है और उस पेंसिल को मैंने तुम लोगों को तोड़ने बोला तो शायद से तुम लोग तोड़ दोगे। बट अगर मेरे पास एक छोटी सी पेंसिल है, मुझे बताओ इसे तुम लोग इजीली ब्रेक कर पाओगे क्या? गेटिंग इट? नहीं कर पाएंगे। तो अगेन रिमेंबर दिस, जब डिस्टेंस कम हो जाता है तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है। डिस्टेंस जब कम होता है तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है। बट जब डिस्टेंस बहुत बड़ा है, जब डिस्टेंस बहुत बड़ा है तो अट्रैक्शन बहुत कम है एंड वी कैन इजीली ब्रेक इट। वी कैन इजीली ब्रेक इट। ठीक है। तो जितनी छोटी साइज उतना ज्यादा अट्रैक्शन, याद रखना। ठीक है। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर के बाद आराम से डिस्कशन करेंगे। बट अभी के लिए सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं। मुझे बताओ सॉल्युबिलिटी में हम लोग करते क्या? किसी चीज को हम लोग जब सॉल्युबलाइज करते हैं तो मुझे मैं क्या करता हूँ? मेरे पास एक AB सॉलिड है, उस AB सॉलिड को मैं पानी के अंदर डिसॉल्व कर देता हूँ। एंड AB सॉलिड मुझे देता है A प्लस एक्वियस, पानी के अंदर जाके Na प्लस एंड Cl माइनस कैसे बनता है वैसे ही, एंड B माइनस एक्वियस। करेक्ट। अब गाइस इसी चीज को ये हम लोग बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। इसी चीज को मैं अलग मेथड से भी कर सकता हूँ। अलग मेथड मतलब क्या? तो पहले A और B को ब्रेक डाउन कर दो। पहले A और B को अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? A और B को अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? A प्लस एक्वियस, सॉरी A प्लस गैस
प्लस बी माइनस गैस, करेक्ट। अब गाइस इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी, लैटिस को ब्रेक करना। तो पहले मैंने लैटिस को ब्रेक कर दिया पहले मैंने लैटिस को ब्रेक कर दिया, फिर इन गैसियस आयंस को मैंने कन्वर्ट कर दिया एक्वियस आयन में। मुझे बताओ गैसियस आयन को एक्वियस आयन में कन्वर्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। अरे कुछ याद है, करेक्ट और रॉन्ग? गैसियस आयन को एक्वियस आयन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये समझ में आ रहा है कि देखो सल्यूबिलिटी ये हम लोग दो मोड्स में कर सकते हैं। पहले तो डायरेक्ट डिसॉल्व कर दो, या फिर पहले गैसेस बनाओ एंड फिर गैसेस को एक्वियस में कन्वर्ट। वहां पे दो मेथड्स है, ठीक है। किसी का तो हैंड रेस हो गया, प्लीज पुट इट डाउन। ओके, तो गाइस ये समझ में आ रहा है सल्यूबिलिटी ये हम लोग डायरेक्ट डिसॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, या फिर पहले उसका लैटिस ब्रेक करो एंड उसके बाद उसको हाइड्रेट करो। नाउ लेट मी एक्सप्लेन अगेन। तो देखो लैटिस जो है वो ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस इसका बना रहता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, अब तुम लोग पहले क्या करोगे, तुम लोग पहले क्या करोगे, पहले तुम लोग इसका लैटिस ब्रेक करोगे। अब गाइस जब मैं इसका लैटिस ब्रेक कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस प्लस, मतलब सारे आयंस जो है वो थोड़े थोड़े दूर हो गए, प्लस 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 प्लस, फिर माइनस, इसका लैटिस क्या हो गया, ब्रेक हो गया, सारे के सारे आयंस थोड़े थोड़े दूर हो गए। अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग इसी सोल्यूशन के इसी आयन इन्हीं आयंस को हम लोग क्या करेंगे, वाटर से सराउंड कर लेंगे। तो वाटर से सराउंड करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर से सराउंड करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। गाइस रिवाइज करके आया करो, तो हाइड्रेशन, तो अब यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रेशन। एंड मुझे बताओ पानी ने इनको घेर लिया, मतलब ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो गए, तो यही तो हो गया सल्यूबिलिटी। पानी के अंदर मैंने मेरे पूरे लैटिस को सल्यूबलाइज कर दिया, आयनिक कंपाउंड सल्यूबल हो गया। गेटिंग इट और नॉट? ठीक है गाइस, तो ये डायग्राम कंप्लीट कर देना। हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब गाइस मुझे बताओ सल्यूबिलिटी के लिए लैटिस एंथैल्पी बहुत हाई होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए? किसी चीज को डिसॉल्व करने के लिए लैटिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत वीक होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? किसी चीज को पानी के अंदर मुझे डिसॉल्व करना है तो लैटिस शुड बी स्ट्रॉन्गर और इट शुड बी वीकर। इट शुड बी वीकर, परफेक्ट बोल रहे हो, करेक्ट, ठीक है। लैटिस शुड बी वीक, ठीक है। व्हाई इट शुड बी वीक? बिकॉज अगर वो वीक होगा तो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो सल्यूबिलिटी सल्यूबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी। ये समझ में आ रहा है कि देखो अगर लैटिस वीक होगा तो वो इजीली ब्रेक डाउन होगा और कंपाउंड इजीली सोल्यूबलाइज्ड हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट क्या आएगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। मुझे बताओ हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी तब सॉल्युबिलिटी ज्यादा, या हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी तब सॉल्युबिलिटी ज्यादा? सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। याद रखो आयंस पानी के साथ इजीली इंटरेक्ट करने चाहिए, तब जाके वो सोल्यूबलाइज्ड होंगे। एंड आयंस इजीली लैटिस इजीली ब्रेक डाउन होना चाहिए, तब आयंस फ्री हो जाएंगे वाटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो लैटिस एंथैल्पी कम होनी चाहिए। गेटिंग इट? चलो ये कंप्लीट कर दो फास्ट।
लिख के हो जाए तो मैसेज करना गाइस। गाइस आयंस के सराउंडिंग में मैंने जो डॉट्स बनाए हैं, दैट इज नथिंग बट वाटर। तो ओके गाइस, आगे बढ़े। हो गया लिख के सबका? आई गेस हो गया होगा। तो next, to complete chemical bonding, we require at least 10 lectures. Minimum 10 lectures are required. So finally, that is solubility depends on lattice enthalpy and hydration enthalpy. ठीक है? And it will depend on the difference of these two. Lattice enthalpy, hydration enthalpy minus lattice enthalpy. ठीक है? Solubility depends on the difference of hydration enthalpy minus lattice enthalpy. अगर ये डिफरेंस बहुत बड़ा होगा, याद रखो, हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर बहुत ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा, बट अगर ये डिस्टेंस कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी बहुत कम। ठीक है? इसके ऊपर हम लोग वापस डिस्कशन करेंगे, बट आफ्टर सम टाइम। ठीक है? नाउ वी विल लर्न अबाउट फजान्स रूल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखना। ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक इज फजान्स रूल। यहाँ पे इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता ही है। ठीक है? तो फर्स्ट रूल, इट स्टेट्स दैट नो आयनिक बॉन्ड, no ionic bond is 100% covalent, 100% ionic, and it always contains some covalent character in it. Covalent character in it, and vice versa. And vice versa. ठीक है? तो याद रखो, किसी भी आयनिक करेक्टर बॉन्ड में 100% सिर्फ आयनिक करेक्टर नहीं रहता, उसमें हमेशा थोड़ा सा कोवेलेंट करेक्टर रहने ही वाला है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है? वाइस वर्सा मतलब क्या? तो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड भी 100% कोवेलेंट नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर रहने ही वाला है। ठीक है? उसमें कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर रहने ही वाला है। अब ये होता क्यों? तो क्वेश्चन, बाय आयनिक बॉन्ड, बाय आयनिक बॉन्ड
एज कोवेलेंट कैरेक्टर। आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आता है, वो अभी हम लोग देखने वाला है। तो देखो गाइस, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मेरे पास एक कटायन है। कटायन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज कटायन है। मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज कटायन है। एंड सिमिलरली मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज अनायन है। नेगेटिवली चार्ज अनायन है। ठीक है। अब मुझे बताओ, कटायन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो कटायन अनायन से नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर सकता है क्या? मुझे बताओ, कटायन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो कटायन अनायन से नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर सकता है क्या? तो ऑब्वियसली कर सकता है गाइस। उसके पास टेंडेंसी तो है ना। देखो, आयनिक बॉन्ड यूजुअली ऐसे रहना चाहिए, इसमें ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। बट कटायन क्या करता है, कटायन अनायन से थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करता है, बिकॉज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव है। तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। एंड जब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो होगा क्या, हम लोगों का कटायन जैसा रहना चाहिए वैसा ही है। कटायन जैसे रहना चाहिए वैसा ही है, ऑलमोस्ट। ठीक है। बट बट अनायन के केस में क्या हुआ, अनायन के केस में वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया। वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया, एंड इट बिकेम लाइक दिस। और ये होने का रीजन समझ में आ रहा है तुम लोगों को गाइस? पॉजिटिव चार्ज ने अनायन के नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर खींच लिया, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया। देखो अभी इसको मैंने थोड़ा सा ओवल बनाया है। ठीक है। एंड इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मीन्स व्हाट? तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पोलराइजेशन। एंड गाइस, पोलराइजेशन की वजह से अगर तुम लोग देखोगे, तो यहाँ पे ये इतने पार्ट में हो गई ओवरलैपिंग। पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे ये इतने पार्ट में हो गई ओवरलैपिंग। एंड ओवरलैपिंग आ गया, तो ऑब्वियस है ना, कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। वेरी गुड, समझ में आया। ओवरलैपिंग, कोवेलेंट कैरेक्टर, गेटिंग इट और नॉट? ठीक है। तो गाइस, कटायन क्या करता है, कटायन ये पोलराइजेशन करता है। तो कटायन याद रखो, कटायन के पास पोलराइजेशन की पावर है। तो कटायन कंटेन्स पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर। एंड अनायन क्या रहता है, अनायन का पोलराइजेशन होता है, तो उसके पास पोलराइजेशन की टेंडेंसी, मतलब पोलराइजिंग टेंडेंसी। ठीक है। तो बस, खत्म, लिख दो।
यस गाइस, तो आगे बढ़े, देखिए हो गया होगा। सो नाउ नेक्स्ट, अभी हम लोग देखने वाले हैं पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिंग टेंडेंसी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर को हम लोग बोल देंगे पीपी एंड पोलराइजिंग टेंडेंसी को हम लोग बोलेंगे पीटी, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर पहले देखते हैं। तो फैक्टर्स फॉर नंबर वन, पोलराइजिंग पावर पीपी, ठीक है। तो गाइस पोलराइजिंग पावर में सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो आता है चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन कटायन। अब मुझे बताओ गाइस, किस कौन सा चार्ज ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, +1 या +2? मेरे पास एक कटायन है जिसके ऊपर सिर्फ +1 चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज को इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा, या मेरे पास एक ना कटायन है जिसके पास +2 चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। पोलराइजेशन की टेंडेंसी किसमें ज्यादा होगी बताओ जरा। दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम है, ऑब्वियसली +2। तो गाइज यहाँ पे ऐसे ही लिख दो, +1 एंड +2 के केस में +2 विल हैव हायर पोलराइजिंग पावर, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसमें ज्यादा होगी, ठीक है। पोलराइजिंग पावर रहता क्या है वो यहाँ पे आगे लिख देना, टेंडेंसी ऑफ कटायन, टेंडेंसी ऑफ कटायन टू टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन, ठीक है। अनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। एंड पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कटायन, चार्ज ऑन कटायन। एंड चार्ज को ही हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जेड इफेक्टिव। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, ठीक है। नाउ गाइस नेक्स्ट इज चार्ज ऑन अनायन, सेकंड इज चार्ज ऑन अनायन, सॉरी चार्ज ऑन अनायन क्या बोल रहा हूँ, साइज ऑफ कटायन, साइज ऑफ कटायन, ओके। अब गाइस साइज ऑफ कटायन में तुम लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखो मेरे पास +1 चार्ज है, कितना चार्ज है, +1। अब +1 जो चार्ज है ना वो एक छोटे से स्पीयर में कॉन्सेंट्रेटेड है, +1 चार्ज जो है वो एक छोटे से स्पीयर में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे तुम लोग, मैं देखो कितने लाइंस मार रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है। इतना ही मेरे पास पॉजिटिव है। अब दूसरा मेरे पास एक बड़ा सा आयन आ गया, बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज कितना है, +1 ही है। तो अगेन +1 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कितनी लाइन मारूंगा, 1 2 और 3। मुझे बताओ ज्यादा डेंस पैकिंग कहाँ पे है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे डेंसली पैक्ड है और कहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे डेंसली पैक्ड है और कहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इन स्मॉलर कटायन या इन बिगर कटायन, ऑब्वियसली फर्स्ट वन, ठीक है। तो याद रखो इन केस ऑफ स्मॉल कटायन पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इज हायर, ठीक है। तो लिख दो, साइज ऑफ कटायन डिक्रीजेस, size of cation decreases, charge density increases। याद रखो चार्ज की जो डेंसिटी है, +1 की जो डेंसिटी थी वो छोटे में बहुत ज्यादा रहने वाली है, तो चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस। एंड जब चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, तो ऐसे टाइम पे पोलराइजिंग पावर जो है वो बढ़ जाए। तो देयरफॉर पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन, size of cation, and it is directly proportional to Z effective। छोटी साइज तो ज्यादा चार्ज डेंसिटी, ज्यादा चार्ज डेंसिटी तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, ठीक है। तो ये लिख दो, कंप्लीट दिस। एंड फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरे हाँ कुछ एग्जांपल देने रह गए ना, तो एग्जांपल लिख दो चलो। मुझे बताओ कौन ज्यादा पोलराइजिंग पावर दिखाएगा, Na+, Mg+2, Al+2।
Which one will show higher polarizing power? Which one will show higher polarizing power? Al+3, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। ओके, नाउ लाइकवाइज अगर मैं बता रहा हूँ K प्लस Ca+2, इन दोनों में विच वन विल शो हायर पोलराइजिंग पावर, तो आएगा K प्लस आएगा, सॉरी Ca+2 आएगा, Ca+2, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, भूलना मत, ठीक है। नाउ गाइज अब मुझे बताओ Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस एंड Cs प्लस, सबके ऊपर +1 चार्ज है, तो अभी तुम लोग साइज देखोगे, इन विच केस हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर इज ऑब्जर्व, कहाँ पे सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर दिखेगा, Li प्लस, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइज ओवर हियर Li प्लस विल हैव हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर, बिकॉज Li प्लस की साइज सबसे छोटी, छोटी साइज मतलब ज्यादा चार्ज डेंसिटी, तो वो इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा चीजों को, ठीक है। एंड third point is electronic configuration of cation. Third point is electronic configuration of cation, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम लोग एग्जाम्पल लिखोगे, मतलब यहाँ पे लिखोगे तुम लोग cations showing pseudo noble gas configuration, इसे हम लोग प्यार से बोलेंगे NGC, shows higher polarizing power, ठीक है। तो PNGC होता क्या, तो देखो पहले मैं तुम लोगों को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ, NGC, ठीक है। गाइस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, NGC क्या रहती है, ये रहती है NS2 NP6, अरे बराबर के नहीं, हर एक नोबल गैस की एंडिंग NS2 NP6 से ही होती है, हीलियम, सोडियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनकी एंडिंग हमेशा NS2 NP6, हीलियम की नहीं होती, हीलियम में सिर्फ 1s2 रहता है, बट नियॉन में 1s2 2s2 2p6 रहता है, करेक्ट। आर्गन के केस में भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो 3s2 3p6, क्रिप्टॉन के केस में 4s2 4p6, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, करेक्ट। तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हमेशा NS2 NP6 रहती है, बट सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, विच इज नथिंग बट PNGC, इस केस में क्या होगा, ये हो जाता है NS2 NP6 ND10, ये हो जाती है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एंड इसके जस्ट मिनट, मेरे लैपटॉप की चार्जिंग थोड़ी कम हो गई है, तो गाइज PNGC में NS2 NP6 एंड ND10 ऐसे रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइज एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल कौन से है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जिंक से, मैं एक ही एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बाकी तुम लोग खुद देख लेना बाद में। जिंक, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 30, ठीक है। तो जिंक के केस में हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये समझ में आ रहा है। अब गाइज यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे, हम लोग जिंक को लेके जा रहे हैं +2 में, ठीक है, जिंक को मैं +2 में लेके जा रहा हूँ। अब मुझे बताओ +2 मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड किया या रिमूव किया, +2 मीन्स इलेक्ट्रॉन ऐड किए या रिमूव किए, +2 मीन्स इलेक्ट्रॉन ऐड किया या रिमूव किए, वेरी नाइस। अब इलेक्ट्रॉन जब हम लोग रिमूव करते हैं तो वो इनर मोस्ट में से करेंगे, आउटर मोस्ट में से, मुझे बताओ फर्स्ट शेल में से करूंगा, सेकंड में से करूंगा, थर्ड में से करूंगा या फोर्थ में से करूंगा,
कौन से शेल में से मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा, आउटर मोस्ट मतलब फोर्थ शेल में से करूंगा, करेक्ट। ओके, अब मुझे बताओ फोर्थ शेल में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो मुझे बताओ व्हाट आई विल गेट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। एंड गाइज अगर तुम लोग नोटिस करोगे ns2 np6 3d10, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे pngc। समझ में आ रहा है क्या, देखो। तो गाइज ये तुम लोग एग्जाम में बार बार चेक करते बैठोगे क्या, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, आयंस शोइंग पीएनजीसी, मैं डायरेक्ट तुम लोगों को लिख के दे रहा हूँ, आयंस शोइंग पीएनजीसी। कौन से रहते हैं, तो एक तो जिंक होता है, तुम लोगों को दिखा दिया मैंने, जिंक के नीचे आता है कैडमियम, तो वो भी दिखाएगा, एंड कैडमियम के नीचे आता है मर्क्यूरी, वो भी दिखाएगा। अब जिंक के पहले वाला भी कॉपर, वो भी दिखाता है, बट वो +1 में दिखाता है क्योंकि कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है जिंक के कंपैरिजन में। कॉपर के बाद आता है सिल्वर, वो भी दिखाएगा, एंड सिल्वर के बाद आता है गोल्ड, वो भी दिखाएगा। गोल्ड यूजुअली कंपाउंड फॉर्म करता नहीं है, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट जस्ट नाम के लिए मैं यहाँ पे लिखा के दे रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस इन डाउट याद रखो, पीएनजीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इसके ऊपर घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, लिख दो ये। ओके गाइस, हो गया लिख के। तो याद रखो, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएनजीसी। जो आयंस पीएनजीसी दिखाते हैं उनमें पोलराइजिंग पावर हमेशा ज्यादा रहती है, वो लिख देना ये बाद में, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएनजीसी, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, तो पोलराइजिंग टेंडेंसी, ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं पोलराइजिंग टेंडेंसी, इसे हम लोग बोलेंगे पीटी। तो पोलराइजिंग टेंडेंसी मींस व्हाट, सो एबिलिटी ऑफ कटायन, ability of ability of anion to distort electron cloud easily is called as polarizing tendency, कि वो कितने इजीली अपना खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रॉय करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। अब गाइस मुझे बताओ, कौन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली डिस्ट्रॉय कर पाएगा, व्हाट डू यू थिंक। पहले हम लोग कंपैरिजन करने वाले चार्ज का, तो चार्ज ऑन अनायन। अब देखो, अनायन को क्या करना है, अनायन को अपना चार्ज डोनेट करना है। पोलराइजिंग टेंडेंसी मतलब अपना चार्ज या फिर अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट करना। कौन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट इजीली करेगा, जिसके पास बहुत ज्यादा, डिस्टॉर्ट मतलब क्या, अरे डिस्टॉर्ट मतलब देखो, पहले ये ऊपर एग्जाम्पल में मैंने बताया था, पहले ये 100% कोवेलेंट था, तब ये एकदम प्रॉपरली स्पेरिकल था, बट अभी ये क्या हो गया, अभी ये ओवल हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। दिस इज डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। डिस्टॉर्ट मतलब अनइवन हो जाना या फिर डिस्टर्ब हो जाना, ठीक है। तो अब चार्ज ऑन अनायन, पोलराइजिंग टेंडेंसी इज
हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, अभी तक एक्सप्लेनेशन हुआ नहीं था। मुझे बताओ गाइस, कौन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इजीली डोनेट कर पाएगा? F माइनस, O-2 या N-3? कौन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इजीली डोनेट कर पाएगा? F-, O-2 या N-3? तो गाइस देखो, मैं तुम लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी है जिसके पास सिर्फ 10 रुपए है। एक आदमी है जिसके पास सिर्फ 10 रुपए है। दूसरा है जिसके पास 20 रुपए है। तीसरा है जिसके पास 30 रुपए है। तुम लोग इन तीनों के पास गए 10-10 रुपए मांगने के लिए। पहले 10 रुपए मतलब फ्लोरीन के पास गए कि भाई मुझे 10 रुपए दे। फिर तुम लोग ऑक्सीजन के पास गए, एंड फिर तुम लोग नाइट्रोजन के पास गए। क्या लगता है कौन इजीली 10 रुपए तुम लोगों को दे पाएगा? कौन इजीली तुम लोगों को 10 रुपए दे पाएगा? ऑब्वियसली जिसके पास 30 रुपए है। करेक्ट। बिकॉज उसके पास पहले से बहुत सारा पैसा है, तो वो अपना थोड़ा पैसा तुम लोगों को दे पाएगा। फ्लोरिन इजीली दे पाएगा क्या? नहीं, बिकॉज उसके पास, बेचारे के पास खुद के पास 10 रुपए है, तो वो और पैसे किसी को डोनेट नहीं कर पाएगा। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करना है हम लोगों को, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना है, शेयर करना है, तो कौन इजीली शेयर कर पाएगा? तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन इजीली शेयर कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो पोलराइजिंग टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन अनायन। अनायन के चार्ज को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाला है। ठीक है। अब बी, साइज ऑफ अनायन। अब देखो गाइस, एकदम सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है। साइज के अकॉर्डिंग, अब समझो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, एंड वो कुछ पैसे ना मैंने घर एकदम अच्छे से तिजोरी में छुपा के रख दिए, एंड वहां पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मतलब एक छोटे से एरिया में मैंने मेरे सारे पैसे रख दिए, एंड आजू बाजू में ऐसे बहुत सारी सिक्योरिटी है, मतलब मैं उसको कॉन्स्टेंटली पकड़ के रख रहा हूँ, मेरे हाथ में से निकलने नहीं दे रहा हूँ। एंड फिर मैंने मेरे कुछ पैसे बड़े से एरिया में छुपा दिए, मतलब घर के अंदर भी है, गार्डन गार्डन के अंदर छुपा दिए, बेड के नीचे छुपा दिए, टॉयलेट के पीछे छुपा दिए, ठीक है, मूवीज में देखा रहेगा तुम लोगों ने, सीलिंग के अंदर छुपा दिए। अब मुझे बताओ, घर में जब चोर आएगा तो कहाँ पे वो इजिली पैसे निकाल पाएगा? ठीक है, मतलब देखो, पूरे पैसे लेके जाने कंपलसरी नहीं है। ऊपर हम लोग जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, अच्छे से याद रखना, हम लोग जो एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा ही पैसा अपने को चाहिए, मतलब थोड़ा सा ही चार्ज हम लोगों को चाहिए। यहाँ पे मैं पैसे के टर्म से बता रहा हूँ, बट यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा ही चार्ज चाहिए। तो मुझे बताओ, घर में चोर घुसने के बाद कौन से सिचुएशन में वो पैसे इजिली थोड़े से निकाल के लेके जा पाएगा? जब सारे के सारे पैसे मैंने अपने एक अलमारी में या फिर तिजोरी में छुपा के रख दिए हैं, जिधर मैं कंटिन्यूअसली उसके ऊपर नजर रखे हूँ, वहां से वो चोरी कर पाएगा, या जब मैंने बड़े एरिया में छुपा के रखे हैं? ऑब्वियसली गाइस, सेकंड सिचुएशन में, क्योंकि उसको थोड़े से ही पैसे लेके जाने ना, तो शायद भाई मैं बेडरूम में बैठा हूँ या फिर टॉयलेट में बैठा हूँ, तो उधर के पैसे के ऊपर मेरा ध्यान है, बट गार्डन में जो पैसे है वहां पे मुझे ध्यान है क्या? बिल्कुल नहीं। आर यू गेटिंग इट? थोड़ा सा चार्ज लेके जाना है ना, तो हम लोग जब चार्ज बड़े एरिया में स्प्रेड करते हैं, तो थोड़ा सा चार्ज लेके निकल जाना इजी हो जाता है। आर यू गेटिंग इट? इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। साइज ऑफ अनायन इंक्रीजेस, साइज ऑफ अनायन इंक्रीजेस, चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस। बड़े एरिया में रहने की वजह से चार्ज की डेंसिटी कम हो गई, चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, एंड देयरफॉर पोलराइजिंग टेंडेंसी, पोलराइजिंग टेंडेंसी मतलब क्या? तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे देना, इंक्रीजेस, क्योंकि वो अच्छे से ध्यान दे रहा ही नहीं है ना अपने चार्ज के ऊपर। बड़े एरिया में, बड़े एरिया में रहने की वजह से वो इजिली हम लोग डोनेट कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कंक्लूजन? पोलराइजिंग टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायन। खत्म। अब तुम लोग मुझे बताओ, कौन इजिली पोलराइज हो पाएगा? F-, Cl-, Br-, या I-? विच वन विल गेट इजिली पोलराइज्ड? कौन सबसे इजिली पोलराइज्ड हो पाएगा? F- या I-?
बताओ बताओ, एफ माइनस या आई माइनस? ऑब्वियसली गाइस करेक्ट बोल रहे हो। आई माइनस विल गेट इजिली पोलराइज्ड बिकॉज आई माइनस की साइज सबसे बड़ी है। जितनी बड़ी साइज उतनी ज्यादा। ओके सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों लिखा मैंने? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। ठीक है, बिकॉज देखो साइज इंक्रीजेस, पोलराइजिंग टेंडेंसी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड आई माइनस सबसे इजीली पोलराइज हो पाएगा। तो एफ माइनस, सी एल माइनस, पी आर माइनस एंड आई माइनस। आई माइनस इज इजीली polarized and F minus is least easily polarized. Getting it? ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूँ। O माइनस टू, S माइनस टू, एस माइनस टू। यहाँ पे मुझे बताओ कौन सबसे इजीली पोलराइज होने वाला है? यहाँ पे मुझे बताओ कौन सबसे इजीली पोलराइज होने वाला है? एस माइनस टू, परफेक्ट। ठीक है, तो गाइज दीज आर फ्यू पॉइंट्स विच वी नीड टू रिमेम्बर। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को फजान्स रूल का एक कंक्लूजन मतलब ओवरऑल समरी देने वाला हूँ, जो हम लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो हम लोगों को फजान्स रूल यूजुअली कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आता है। किसके लिए आता है? टू फाइंड कोवेलेंट कैरेक्टर। पर हम लोग लिखने वाले हैं, बट पहले ये कंप्लीट कर दो चलो। ओके गाइस, लिख के हो गया? आगे बढ़े क्या? तो यस यस, योर आंसर इज करेक्ट, मतलब योर एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन बोलने के बदले एक समरी। तो देखो, हम लोग ये जो देख रहे हैं कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। कोवेलेंट कैरेक्टर, अब कोवेलेंट कैरेक्टर दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग टेंडेंसी। कटायन जितने इजीली इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा एंड अनायन जितने इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, उसके ऊपर हम लोगों का कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जस्ट मिनट गाइस। तो अब यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। एंड अब कंक्लूजन क्या होगा? तो कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिंग टेंडेंसी दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिंग टेंडेंसी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। देखो पोलराइजिंग पावर भी चार्ज ऑन कटायन यहाँ पे आना चाहिए था, मैंने गलती से अनायन लिख दिया है। हम लोग यहाँ पे कटायन देख रहे थे ना यार, तुम लोग बताते भी नहीं हो। तो यहाँ पे कटायन आना चाहिए था। हम लोग यहाँ पे पोलराइजिंग पावर कटायन की देख रहे थे। तो चार्ज ऑन कटायन के ऊपर पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड चार्ज ऑन अनायन के ऊपर भी पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर
is directly proportional to charge on cation and charge on anion. ठीक है, तो covalent character is directly proportional to charge on cation and charge on anion, so it depends on high charge on cation and anion. ठीक है, अब गाइस कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने के लिए कटायन की साइज क्या होनी चाहिए, तो कटायन की साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब छोटी होनी चाहिए. तो सेकंड पॉइंट इज स्मॉल साइज ऑफ कटायन. सेकंड पॉइंट स्मॉल साइज ऑफ कटायन. ठीक है, थर्ड पॉइंट पोलराइजिंग टेंडेंसी ज्यादा होने के लिए साइज ऑफ अनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब साइज ऑफ अनायन ज्यादा होनी चाहिए. तो लार्ज साइज ऑफ अनायन. एंड और एक लास्ट छोटी बच जाती है विच इज पीएनजीसी. बस गाइस ये 4 पॉइंट याद रखो, तुम लोगों को बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इतनी गारंटी मैं देता हूँ. ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल दिखा दो तुम लोगों को इसके. चलो एग्जांपल. क्वेश्चन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर. तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल इज NaCl MgO AlN. अब गाइस यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखो, कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या है, हाई चार्ज ऑन कटायन एंड अनायन. तो चार्ज देखो जरा, Na प्लस Cl माइनस, Mg प्लस 2 O माइनस 2, Al प्लस 3 N माइनस 3. विच वन इज मोस्ट कोवेलेंट, बताओ विच वन इज मोस्ट कोवेलेंट, विच वन इज मोस्ट कोवेलेंट, बताओ बताओ. चार्ज सबसे ज्यादा Aln, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो. Aln विल बिकम मोस्ट कोवेलेंट बिकॉज उसके ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज है. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट इज NaCl MgCl2 AlCl3. बताओ विच वन इज मोस्ट कोवेलेंट. अब तुम लोग मुझे डायरेक्ट आंसर दो, विच वन इज मोस्ट कोवेलेंट. NaCl इज मोस्ट कोवेलेंट पक्का? नहीं, AlCl3 इज मोस्ट कोवेलेंट, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो. गाइस याद रखो Na प्लस 1 है, Cl माइनस 1 है, ये प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1. तो सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ पे है, AlCl3 के ऊपर है, तो ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट है. दिस वन इज मोस्ट कोवेलेंट. अब गाइस ये कोवेलेंट की ऑर्डर है, कोवेलेंट कैरेक्टर की ऑर्डर है. अब उसी बदले तुम लोगों को आयनिक कैरेक्टर के लिए पूछा होता, अगर तुम लोगों को आयनिक कैरेक्टर के लिए पूछा रहता. अब ये आयनिक कैरेक्टर एंड ऑल बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हो जाते हैं, मैं इसको आईसी बोलूंगा, कोवेलेंट कैरेक्टर को मैं सीसी बोलूंगा. अब अगर मैं तुम लोगों को आयनिक कैरेक्टर पूछता किसका, NaCl MgCl2 एंड AlCl3 के लिए, तो तुम लोग क्या आंसर देते बताओ. विच वन इज मोस्ट विच वन इज मोस्ट आयनिक, NaCl, वेरी नाइस. गाइस देखो कोवेलेंट कैरेक्टर की ऑर्डर अगर ऐसे है तो आयनिक कैरेक्टर की ऑर्डर इसके उल्टे हो जाएगी. गेटिंग इट, आयनिक कैरेक्टर की ऑर्डर उसके उल्टे हो जाएगी. तो तुम लोगों को सिर्फ फजान्स रूल में ये 4 पॉइंट याद रखने हैं. दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब फजान्स रूल ही इंपॉर्टेंट है एंड उसमें ये एक समरी है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इतना भी तुम लोगों ने याद रख दिया, बात खत्म. बाकी फजान्स रूल याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो और एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं. चलो थर्ड एग्जाम्पल, NaF Na2SO4 Na3PO4. बताओ विच वन इज मोस्ट कोवेलेंट. हम लोग कोवेलेंट ऑर्डर देख रहे हैं, तो विच वन इज मोस्ट कोवेलेंट बताओ जरा, विच वन इज मोस्ट कोवेलेंट. परफेक्ट परफेक्ट. Na3PO4 देखो, +1 -1 +1 -2 +1 -3. तो गाइस ऑब्वियसली -3 में सबसे ज्यादा चार्ज है, तो -3 सबसे ज्यादा चार्ज वाला, तो हाई चार्ज हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, दिस इज योर आंसर, नथिंग एल्स. फोर्थ
अब जरा यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। NaF, KF, RBF and CSF. बताओ, which one is most covalent? Which one is most covalent? Which one is most covalent? Perfect, very nice. मानस करेक्ट आंसर है, अनुज करेक्ट आंसर है, सोनाली करेक्ट आंसर है। तो गाइस अब यहाँ पे तुम लोग चार्ज अगर देखोगे तो सबका चार्ज सेम है, सबका चार्ज सेम है। अगर अनायन देखोगे तो सबका अनायन भी सेम है, अनायन अगर देखोगे तो सबका अनायन भी सेम है, फ्लोरीन ही है। तो अभी तुम लोग क्या देखोगे, कटायन, कटायन में क्या देखोगे, कटायन की साइज, एंड स्मॉल साइज ऑफ कटायन हायर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो सबसे छोटा कटायन कौन सा है, तो LiF इज स्मॉलेस्ट, तो LiF इज मोस्ट कोवेलेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इज इट क्लियर? ओके, अब और एक एग्जांपल देता हूँ, चलो। नेक्स्ट एग्जांपल इज PeCl2, MgCl2, CaCl2, RCl2 and BaCl2। बताओ which one is most covalent? Which one is most covalent? PeCl2, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, परफेक्ट, ठीक है। ओके, तो ये गाइस तुम लोगों को सबको समझ में आ रहा है कि अभी तुम लोग साइज देख रहे हो, नथिंग एल्स, ठीक है। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, सिक्स्थ एग्जांपल। LiF, LiCl, LiBr एंड LiI। अब देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। बताओ विच वन इज मोस्ट कोवेलेंट, विच वन इज मोस्ट कोवेलेंट? अर्पिता करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। यश करेक्ट आंसर है, अनुज करेक्ट आंसर है, पुष्कर सॉरी प्रखर, प्रखर करेक्ट आंसर है, सोनाली करेक्ट आंसर है। तो गाइज अब यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे तो लिथियम सब में कॉमन है, तो लिथियम को प्लीज कंपेयर मत करना। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ये अनायन हो गए, एंड अनायन की साइज जब लार्ज होती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, एंड लार्जेस्ट अनायन इज आयोडीन, तो आयोडीन का कंपाउंड सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा। अरे गेटिंग इट? चलो अब इसका आंसर बताओ। NaCl and CuCl, NaCl and CuCl, which one is more covalent? NaCl and CuCl, which one is more covalent and why? NaCl and CuCl, which one is more covalent and why? आगे एक why करके भी क्वेश्चन है, why? तो गाइस करेक्ट आंसर is CuCl, करेक्ट आंसर is CuCl because CuCl shows PNGC। वेरी नाइस, अनुज करेक्ट बोल रहे हो। CuCl shows PNGC। कॉपर यहाँ पे प्लस में है, एंड कॉपर प्लस वन पर जाके दिखाता हूँ, कॉपर प्लस वन शोज PNGC, ठीक है। तो कॉपर प्लस वन हमेशा PNGC दिखाएगा, नथिंग एल्स, PNGC एक रीजन है यहाँ पे। नाउ एट, MgCl2 and ZnCl2, which one will show PNGC? तो ऑब्वियसली ZnCl2 तुम लोगों को आंखों के सामने दिख रहा होगा। 9, KCl and AgCl, which one will have higher covalent character? तो Ag प्लस कॉपर के नीचे वाला कंपाउंड, ठीक है, will have higher covalent character, तो इवन दिस shows PNGC, ठीक है। तो गाइज आई थिंक 9 एग्जाम्पल्स आर मोर देन इनफ, एंड हम लोगों ने उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं, थोड़े बहुत थोड़े बहुत। तो चलो राइट इट डाउन फास्ट।
यस गाइस, लिख के हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल क्या है? तो ये हम लोगों को बहुत सारी चीजें बताता है जिसके ऊपर से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला एप्लीकेशन तो ये है, टू फाइंड या फिर टू डिटरमाइन कोवैलेंट करेक्टर, कोवैलेंट करेक्टर। ठीक है, ये हम लोगों को कोवैलेंट करेक्टर बताने में हेल्प करता है। ठीक है, टू डिटरमाइन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स। अब गाइस तुम लोग मुझे बताओ, कौन से टाइप के कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, कोवैलेंट या आयनिक? कौन से टाइप के कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, कोवैलेंट या आयनिक? बताओ बताओ, मेल्टिंग पॉइंट कौन से कंपाउंड्स का ज्यादा रहता है, कोवैलेंट या आयनिक? आयनिक कंपाउंड, वेरी नाइस। याद रखो, आयनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल NaCl, MgCl2, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है। बट कोवैलेंट, वाटर, वाटर का अगर देखोगे, वाटर इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री पे रहता है। बट सॉल्ट को मेल्ट करने के लिए हम लोगों को थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस देने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? वाटर एक कोवैलेंट कंपाउंड है जो 0 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है। बट सॉल्ट, NaCl, उसको मेल्ट करने के लिए हम लोगों को 1000 डिग्री पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो टू डिटरमाइन मेल्टिंग पॉइंट, एंड याद रखो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अब मैं अगर तुम लोगों को कंपैरिजन दूं, टेल मी बिटवीन NaCl एंड CuCl, विच वन इज विच वन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट? तुम लोगों को ये सॉल्व करते जाना है, डायरेक्टली सॉल्व करना। चलो, NaCl, MgO, Al, Na2O, MgO, Al2O3, LiF, LiCl, LiBr, LiI, LiF, NaF, KF, RBF and CSF। ठीक है, what is MP? MP is melting point, MP is melting point। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट करने के लिए उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें, फर्स्ट वाले में NaCl एंड CuCl, विच वन विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट? द वन विच इज मोर आयनिक। तो कौन ज्यादा आयनिक है बताओ, विच वन इज मोर आयनिक? ऑब्वियसली Na विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, परफेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो। अब NaCl, MgO एंड Aln, इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? NaCl, MgO एंड Aln, इनमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? NaCl का होना चाहिए, बिकॉज इट इज मोर आयनिक, बिकॉज इट इज मोर आयनिक। ठीक है, एंड अब मुझे बताओ Na2O, MgO एंड Al2O3, इसमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होना चाहिए? ऑब्वियसली Na2O। ठीक है, एंड सिमिलरली LiF, LiCl, LiBr एंड Lii, इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? LiF का सबसे ज्यादा होना चाहिए, परफेक्ट। एंड LiF, NaF, KF, RBF एंड CSF, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? CSF का होना चाहिए। ठीक है, तो लिख दो गाइस ये। हाँ, एक छोटी सी नोट लिखना, नोट, melting point also depends on lattice structure, hence above order above order may not be
मे नॉट बी 100% करेक्ट। ठीक है, ये 100% करेक्ट नहीं भी हो सकता। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या जो 100 हम लोग एग्जैक्टली आंसर नहीं बता पाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ठीक है, बट एग्जाम में कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एग्जाम में ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है, PbCl2 एंड PbCl4, SnCl2, SnCl4, सिमिलरली KCl एंड AgCl। अब यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे ज्यादा कंपैरिजन नहीं है, दिस इज क्वाइट इजी। अब बताओ गाइस, विच वन विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, कौन ज्यादा कोवेलेंट आयनिक होगा, बताओ बताओ यहाँ पे, विच वन विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। फर्स्ट वाले में कौन ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। देखो यहाँ पे Cl तो सेम है, Cl और Cl सेम है, तो तुम लोग किसको कंपेयर करोगे, Pb को कंपेयर करोगे। अब मुझे बताओ, Pb एक जगह पे +2 है और दूसरी जगह पे +4 है, कहाँ पे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर है, कहाँ पे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर है, पीबीसीएल में, PbCl4 में ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर है। अब गाइज मुझे बताओ, ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट या लो मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट या लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। देखो, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, कोवेलेंट विल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे चाहिए तो लिख देना, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, कोवेलेंट कौन सा है हम लोगों के पास, तो कोवेलेंट है हम लोगों के पास PbCl2, सॉरी PbCl4, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम और PbCl2 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। SnCl2 में भी सेम, एंड यहाँ पे KCl और AgCl में भी सेम टू सेम। ठीक है, एनी डाउट। चलो लिख दो, ये कंप्लीट करो। यस गाइस, सो नेक्स्ट इज सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी के पहले ब्रेक लेना है या कंटिन्यू करना है, बताओ, शुड वी कंटिन्यू। तो चलो, विल टेक अ ब्रेक टिल 9:05।
यस गाइस, हो गया? शुड वी कंटिन्यू? Now we'll learn about application number 2, application number 2 नहीं 3, salubility. Application number 3, which is salubility. Now guys, in case of solubility, first of all, remember this, which type of compounds are soluble in water? So ionic compounds are highly soluble in water. And for solubility, if a compound is soluble, then we can say that lattice enthalpy of compound, is less than hydration enthalpy. लैटिस इजीली ब्रेक हो रहा है और हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तब जाके वो सोल्यूबल है. एंड अगर कोई एक कंपाउंड इनसोल्यूबल होगा, तो विल से दैट उसका लैटिस जो है वो बहुत मजबूत है एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो बहुत कम है. ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है? अगर लैटिस ही ब्रेक नहीं हो रहा है तो वो अंदर जाके सोल्यूबल हो ही नहीं पाएगा. तो लैटिस एंथैल्पी इज वेरी हाई एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी इज वेरी लो. ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं तुम लोगों को पूछूं बिटवीन NaCl एंड CuCl, which one is more soluble? तो guys, which one is more soluble बताओ, कौन ज्यादा soluble होगा? Between NaCl and CuCl, which one is more soluble? NaCl is more soluble. Very nice, correct बोल रहे हो. तो guys, NaCl is more soluble because it is more ionic and CuCl is more covalent. याद रखो, this is covalent and covalent compound easily solubilized नहीं होता है, but ionic compound ये easily solubilized होते हैं water के अंदर. Getting it? अगर मैं और एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल BeF2, BeCl2, BeBr2 एंड BeI2. ये जेई का क्वेश्चन है, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है. अब मुझे बताओ विच वन इज मोस्ट सोल्यूबल. पहले तुम लोग बताओ सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? विच वन इज मोस्ट कोवेलेंट, ये बताओ. चलो, BeI2 इज मोस्ट कोवेलेंट. अब मुझे बताओ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर और इनसोल्यूबल इन वाटर. तो ये इनसोल्यूबल रहता है, तो जो सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा वो सबसे कम सोल्यूबल होगा एंड जो सबसे ज्यादा आयनिक होगा वो सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा. ठीक है. और एक एग्जांपल देता हूँ. चलो, LiF, NaF, KF, RBF एंड CSF. बताओ विच वन इज मोस्ट सोल्यूबल, या फिर पहले बताओ विच वन इज मोस्ट कोवेलेंट, कौन सा सबसे ज्यादा कोवेलेंट है? विच वन इज मोस्ट कोवेलेंट? स्मॉल साइज ऑफ कटायन, तो सबसे छोटा कटायन कौन सा है? अनुज, करेक्ट बोल रहे हो. सबसे छोटा कटायन कौन सा है? LiF है. तो LiF इज मोस्ट कोवेलेंट एंड सबसे ज्यादा कोवेलेंट जो रहता है वो सबसे कम सोल्यूबल एंड मोस्ट आयनिक इज हाईली सोल्यूबल. सीजियम फ्लोराइड इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर. और एक एग्जांपल लेता हूं. LiOH, NaOH, KOH, RbOH एंड CSOH. बताओ विच वन इज मोस्ट सोल्यूबल. जल्दी. OH तो हर एक में सेम है. नाउ यू विल कंपेयर. परफेक्ट, वेरी नाइस. CSOH is most soluble and LiOH is least soluble because cesium सबसे बड़ा कटायन होता है. ठीक है. नेक्स्ट, NaCl, MgO and Al2O3. बताओ which one is most soluble and which one is least soluble. सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है वो पहले फिगर आउट करो, वो सबसे कम सोल्यूबल होगा एंड फिर सबसे ज्यादा सोल्यूबल तुम लोगों को अपने आप मिल जाएगा. NaCl is most soluble. वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो. NaCl is most soluble and
Al2O3 is weak soluble because this is covalent in nature। ठीक है, याद रखो कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो हमेशा लीस्ट सोल्यूबल ही रहेंगे। कोई शक? ओके, तो और एक एग्जांपल। क्या दूं? ठीक है चलो, इतने सफिशिएंट है, लिख दो, ये कंप्लीट करो, कंप्लीट दिस। एंड फोर्थ एप्लीकेशन इज कलर। कलर ऑफ कंपाउंड। कलर दिखने के ना गाइस हम लोगों के पास बहुत सारे रीजन है। तो रीजन वाई कंपाउंड चूज कलर्स, ठीक है, तो नंबर वन इज डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन। नंबर टू इज इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर। नंबर थ्री इज पी पाई पी पाई, सॉरी क्या था वो, पाई कॉन्जुगेशन, पाई कॉन्जुगेशन। एंड नंबर फोर इज कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर। तो याद रखो ये पहले वाले दो जो है वो हम लोग ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, ठीक है, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ हेलोजन के लिए देखने वाले हैं, हेलोजन्स में देखेंगे हम लोग ये थोड़ा सा, ठीक है। एंड ये अभी हम लोग देखने वाले कोवैलेंट कैरेक्टर। याद रखो कोवैलेंट कैरेक्टर अगर होगा तो कंपाउंड के अंदर कलर अपने आप आ जाता है। इसका एकदम सिंपल हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं, AgF, AgCl, AgBr एंड AgI। मुझे बताओ विच वन इज मोस्ट कोवैलेंट? आयोडीन वाला मोस्ट कोवैलेंट है, तो ये सबसे ज्यादा कोवैलेंट रहता है, ये तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा, ठीक है। आयोडीन इज मोस्ट कोवैलेंट, तो कोवैलेंट कैरेक्टर की ऑर्डर हम लोगों ने लिख दी। अब AgF जो रहता है ना गाइस वो कलरलेस रहता है, वो क्या रहता है? दैट इज कलरलेस इन नेचर, ठीक है। अब AgCl जो रहता है ना गाइस दैट इज वाइट इन नेचर। AgBr जो रहता है गाइस दैट इज पेल येलो इन नेचर। कौन सा कलर? पेल येलो। एंड AgI इज ब्राइट येलो इन नेचर, या फिर येलो इन नेचर, ठीक है। तो जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है तुम लोगों को दिख रहा है कि कलर डेवलप हो रहा है, कलरलेस से थोड़ा व्हाइट बन गया, व्हाइट से थोड़ा सा येलोइश बन गया, फिर येलोइश से एकदम डार्क येलो बन गया, ठीक है। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ फजान रूल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हम लोग ये बहुत जगहों पे यूज करते हैं, ठीक है। तो लिख दो, ये कंप्लीट करो। यस, AgI इज मोस्ट कोवेलेंट। ओके, यहाँ पे मैंने साइन उल्टे लिख दिए है क्या गाइस? यहाँ पे मैंने साइन थोड़े उल्टे लिख दिए थे, रेक्टिफाई कर दो इन्हें। लिख के हो जाए तो बता देना।
ओके, हो गया गाइस सबका लिख के? शुड वी मूव अहेड? अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? ओके, तो नेक्स्ट आफ्टर कोवेलेंट फैक्टर अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का काम कौन करता है? तो ऑब्वियसली नॉन मेटल। ठीक है, तो फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स, फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स ये बनाते कैसे हैं? तो नॉन मेटल्स ये बनाते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं एंड शेयर करने की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के रहते हैं? तो एक रहता है सिंगल बॉन्ड, दूसरा रहता है डबल बॉन्ड, एंड तीसरा रहता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड कंटेन्स ओनली सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड क्या है और पाई बॉन्ड क्या है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बट सिंगल बॉन्ड कंटेन्स ओनली वन बॉन्ड, डबल बॉन्ड कंटेन्स वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड, एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख दो दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स सिग्मा एंड दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स, ये तो तुम लोगों को पता है, पाई। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या रहता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट अभी के लिए ये याद रखो। ठीक है, ओके। तो नाउ गाइस इसके कुछ हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे सिंगल बॉन्ड, पहले हम लोग देखेंगे सिंगल बॉन्ड। नाउ इन केस ऑफ सिंगल बॉन्ड सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा होगा? सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन H2। ठीक है, ओके। नाउ गाइस इन केस ऑफ H2 हमारे पास दो हाइड्रोजन है और दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? वन वन। इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन। तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन आया और दूसरा हाइड्रोजन आया, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एंड दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से दोनों ने वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, एंड दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पे बन गया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड। गेटिंग इट? या इसमें कुछ प्रॉब्लम है बताओ? गाइस सेकंड बी, और एक एग्जांपल लेके देखते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 2.7। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देना। अब गाइस 2.7 मतलब फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा, फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा। तो देखो फ्लोरीन के पास पहले से एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, एंड ये लास्ट सात, 7 इलेक्ट्रॉन थे। दूसरे फ्लोरीन के पास भी एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात, 7 इलेक्ट्रॉन थे। इन दोनों ने ये शेयर कर दिया। अब जैसे ही इन दोनों ने ये शेयर कर दिया, तो अब इस फ्लोरीन के पास देखो छह और ये सात, आठ, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस फ्लोरीन के पास भी छह और ये सात, आठ, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो शेयरिंग की वजह से दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अपने आप बढ़ जाता है एंड दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। कोई शक? सिंगल बॉन्ड समझ में आ रहा है? अब गाइस सिंगल बॉन्ड के बाद हम लोग देखने वाले डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड में तुम लोगों को एग्जांपल तो बहुत अच्छे से पता होगा। हम लोग एग्जांपल देखेंगे O2 का। गाइस O2 ऑक्सीजन ये रहता है 2,6,
दूसरा ऑक्सीजन भी 2,6। अब मुझे बताओ इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस और 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों को रिक्वायर्ड है। तो देखो, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 और 6। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इन दोनों ने 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। तो अब देखो, 2 और 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास हो गए। तो ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठ गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो गाइज यहाँ पे अगर तुम लोगों को पूछे कितने बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे अगर तुम लोगों को पूछा कितने बॉन्ड पेयर है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, तो बॉन्ड्स कितने हैं? बॉन्ड्स हो गए 2। लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन। तो गाइस एक ऑक्सीजन के पास कितनी लोन पेयर बच गई? लोन पेयर मतलब क्या? तो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती, यानी हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। तो एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बच गई। अगर तुम लोगों को पूछा व्हाट आर टोटल लोन पेयर, मैं यहाँ पे बाय मिस्टेकनली एलपी लिख रहा हूँ। एलपी मतलब लोन पेयर, यहाँ पे नीचे लिख देना। एलपी मतलब लोन पेयर। लोन पेयर मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो लोन पेयर कितने हो गए? टोटल 4 हो गए, क्योंकि एक के पास 2 तो 2 के पास 4। 1 2 3 और 4 ऐसे। ठीक है, तो लिख दो ये। एंड थर्ड हम लोग मूव करने वाले हैं ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। तो थर्ड ट्रिपल बॉन्ड। नाउ इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड हम लोग एग्जांपल लेने वाले N2 का। ठीक है, तो N2 नाइट्रोजन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 2,5। दूसरे नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,5। अब गाइस तुम लोग मुझे बताओ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? और 3 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। वेरी नाइस। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। परफेक्ट। तो देखो, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 1 2 3 4 और 5 5 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। तो यहाँ पे इन्होंने बना दिया ट्रिपल बॉन्ड और शेयरिंग हो गई। एंड शेयरिंग होने की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो गया। अब यहाँ पे बॉन्ड्स कितने बने? यहाँ पे बॉन्ड्स बने 3। लोन पेयर और नाइट्रोजन कितने हैं? 1। टोटल लोन पेयर कितने बने? 2। दैट्स इट। एनी डाउट? टोटल 2 कैसे है? देखो, इसके पास एक, इसके पास एक, एक अधिक एक, 2 हो गए। ठीक है, लिखने के लिए टाइम लगेगा शायद, तुम लोगों को लिख दो, ये कंप्लीट करो फास्ट।
यस गाइस, हो गया लिख के कंप्लीट। ने अभी तक मैसेज नहीं किया बाय द वे, तो लिख के हो गया। ओके, ठीक है, राइट इट डाउन। ओके गाइस, आई एम गिविंग यू 2 more minutes, कंप्लीट कर दो जल्दी। चलो गाइस, लिख के हो गया होगा सबका। नाउ विल कंटिन्यू। सो अब हम लोग एक कंसेप्ट देखने वाले, कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंसी। एंड अगर तुम लोगों को याद होगा, आयनिक बॉन्ड में हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी। याद है क्या? कोवैलेंसी, कोवैलेंसी इज व्हाट? इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इट इज द मैक्सिमम number of bonds formed by an atom. Number of covalent bond लिखो, number of covalent bonds formed by an atom. ठीक है, तो गाइस मैक्सिमम कोवैलेंसी होती क्या है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाले एग्जांपल में देखोगे, हाइड्रोजन एक कोवैलेंसी, फ्लोरीन दो कोवैलेंसी, ऑक्सीजन दो कोवैलेंसी, नाइट्रोजन तीन कोवैलेंसी। ये एकदम सिंपल है। बट एक मैक्सिमम कोवैलेंसी का कंसेप्ट भी हम लोगों को देखना है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी पीरियड 2 के लिए रहती है, पीरियड 2 एलिमेंट्स के लिए मैक्सिमम कोवैलेंसी रहती है 4। ठीक है, एंड पीरियड 3 के आगे, पीरियड 3 एंड अहेड, इनके लिए रहती है ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, ये ऐसा भेदभाव क्यों आ रहा है क्या? क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन। वाई पीरियड 2 एलिमेंट्स हैव मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ ओनली 4 एंड पीरियड 3 एलिमेंट shows maximum covalency greater than। ठीक है, अब गाइज मुझे बताओ, बॉन्ड जब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। एंड वो इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ पे रख, हम लोग इन द सेंस एटम्स वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रखते हैं? एटम्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? इनसाइड एटम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट डैश या फिर इन डैश। कहाँ पे? अरे सोचो, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ पे रहते हैं? ऑर्बिटल्स के अंदर। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। उमेश, अर्पिता करेक्ट आंसर है। बाय द वे, उमेश का एक डाउट था कि लोन पेयर कैसे पहचाने जाए। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। एंड इलेक्ट्रॉन हम लोग रखते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। परफेक्ट। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड
they are placed in orbitals of atoms, orbitals of atoms, एटम्स के ऑर्बिटल्स के अंदर वो हम लोग रखते हैं, करेक्ट। अब गाइस देयरफॉर मैक्सिमम बॉन्ड formed by an atom is equal to number of orbitals present in its outermost shell, ठीक है। अगर तुम लोग पीरियड 2 की बात करोगे ना गाइस, तो पीरियड 2 का कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके पास कितने शेल्स रहते हैं? एक रहता है 1s2, दूसरा सॉरी 1s 2s एंड 2p। तो आउटर मोस्ट में इसके पास सिर्फ 2s और 2p ही रहता है, मतलब 2s का एक ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल। अब गाइस मुझे बताओ पीरियड 2 में सिर्फ आउटर मोस्ट में कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल है? 4 ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। एंड अगर सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है तो ओनली 4, देयरफॉर मैक्सिमम कोवैलेंसी 1, सॉरी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4। ये समझ में आ रहा है क्या? ऑर्बिटल्स उतने ही बॉन्ड फॉर्म हो पाएंगे बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन हम लोग ऑर्बिटल्स के अंदर रखते हैं, तो ऑर्बिटल का नंबर जितना उतने ही मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म होंगे, कोई शक? अब गाइस अगर तुम लोग पीरियड 3 की बात करो तो पीरियड 3 में कौन से ऑर्बिटल्स अवेलेबल रहते हैं? 1s 2s 2p, ये सेकेंड शेल तक हो गया। अब थर्ड शेल की बात करेंगे तो 3s 3p एंड इनके पास 3d भी रहता है, तो ये 3d इनका ब्रह्मास्त्र बन जाता है, इसके थ्रू ये फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे 1, p में 3 एंड d के 5। तो गाइस टोटल कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल है? टोटल 9 ऑर्बिटल्स अवेलेबल। एंड 9 ऑर्बिटल्स, therefore maximum covalency is greater than 4। ठीक है गाइस, क्लियर या डाउट है? इसके ऊपर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आए हैं मैक्सिमम कोवैलेंसी के ऊपर, तो ये समझ में आया क्या सबको? ओके, तो गाइज अभी इसके बाद एक्चुअली मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्टार्ट करना था, बट आई थिंक आज के लिए लेक्चर सफिशिएंट हो गया है। इसके आगे अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ा हेवी हो जाएगा, करेक्ट? तो ओके, तो चलो, मैंने स्टूडेंट्स आर लाइक कि यस सर इट्स इनफ, तो विल स्टॉप ओवर हियर, ठीक है? तो गाइस चलो टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।